नमस्कार स्टूडेंट, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। दोस्तों, इससे पहले कुछ चैनल में कुछ डिस्टर्बिंग आ गई थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब इसके बाद जो है मैं पर डे वीडियो 2 वीडियो आपके लोगों के लिए जो है डालूंगा। और इसमें भारतीय संविधान तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बाद एक और हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान और अगली जो क्लास होगी, जो है जिस विषय की होगी, वो दोनों पर डे किसी भी एग्जाम को एक टारगेट बनाकर किया जाएगा और कंटिन्यू वीडियो चलेगी और आप बने रहिए चैनल में। और हम इससे पहले ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति भाग 1 हो चुका था और भाग 2 आज की क्लास होगी और चैनल में लास्ट तक बने रहिए। आइए क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान भाग 2, हेडिंग है राष्ट्रपति अपने पद से कब रिक्त हो सकता है। जैसे कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति है अपने पद पर बना रहेगा। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत की समस्त शक्तियां समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। जितने भी कार्यपालिका में कार्य करने की जो जितने भी कार्य हैं, वो करने की क्षमता जो शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है। वो भले ही वास्तविक रूप में राष्ट्रपति कार्य नहीं करता है, उसके असिस्टेंट यानी जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद कार्य करती है और सारे मंत्रिपरिषद कार्य जितने भी कार्य करती है वो राष्ट्रपति के नाम से करती है। तो आइए हम और राष्ट्रपति, दूसरी बात कि राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है 5 वर्ष के लिए। जब 5 वर्ष के लिए बना रहता है तो कब वो रिक्त होता है, किस कारण से उसको हटाया जा सकता है, अपने किस कारण से, किस स्थिति में अपने पद से वो रिक्त हो सकता है, हट सकता है। आइए इसके बारे में जो है दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद से कब रिक्त हो सकता है। कब रिक्त हो सकता है? पहला, 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का अगर समाप्त हो जाता है तो उसे अपने पद से रिक्त हो जाएगा। उसके त्याग पत्र देने पर, या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हम जो है हमको राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, उस स्थिति में त्याग पत्र पद से हट सकता है। तीसरा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाए जाने पर। अगर राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अतिक्रमण किया है या भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर महाभियोग लगाकर आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो इस कारण से महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चौथा, उसकी मृत्यु होने पर। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अगर 5 वर्ष से पहले ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किन्हीं कारणों से, या किन्हीं बीमारियों से, या किन्हीं भी कारणों से, या फिर किसी भी कारणों से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पद से वो हट सकता है। पांचवा, वह पद ग्रहण करने में असमर्थ हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया हो, या फिर जैसे वो पद को संभालने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो असमर्थ हो चुका हो, या राष्ट्रपति का पद संविधान न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। किन्हीं भी कारणों द्वारा अगर अवैध घोषित कर दिया जाता है कि आपके निर्वाचन में, आपके चुनाव में गड़बड़ी हुई है, आप जो है नकल करके या फिर चीटिंग के द्वारा आप राष्ट्रपति बने हैं, फिर खरीद फरोख्त किया, अगर आपके ऊपर जो है लांछन लगा है, तो उस स्थिति में आप राष्ट्रपति पद से हट सकते हैं। वह पद ग्रहण करने में असमर्थ अथवा उसकी निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया हो, तब राष्ट्रपति पद से हट सकता है। एक नोट है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, निष्कासन या अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर कर लेना चाहिए। अगर इन कारणों से इन कारणों से, जो 5 जो कारण है, इनके कारणों से या किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव जब जिस डेट से राष्ट्रपति हटता है उस डेट से 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर देना चाहिए। ये अनिवार्य भारतीय संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को 6 महीने के अंतर्गत उसकी मृत्यु होने से या हटने से 6 महीने से पहले ही
उसके निर्वाचन के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका चुनाव कर देना आवश्यक होता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए या अपने पद से त्याग पत्र दे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद, मतलब राष्ट्रपति किसी कारणों से अगर त्याग पत्र दे देता है तो राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति ले लेगा, उपराष्ट्रपति लेगा, और राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा एवं उपराष्ट्रपति किन्हीं कारणों से पद धारण करने में असमर्थ हो तो सर्वोच्च न्यायाधीश को राष्ट्रपति का पद पर आसीन किया जा सकता है। इस इंपॉर्टेंट नोट्स में कहने का ये तात्पर्य है कि अगर राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अपने पद से त्याग पत्र दे देता है या उससे हट जाता है तो पहली बात तो कहा गया 6 महीने के अंदर चुनाव कर देना चाहिए। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति अगर हटाया जा सकता है तो किन्हें हट जाने के बाद किस व्यक्ति या किस पदाधिकारी को राष्ट्रपति का पद पर आसीन किया जा सकता है, तो उसका सर्वोच्च असिस्टेंट होता है उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद दिया जाता है, और अगर राष्ट्रपति भी अगर पद को संभालने में असमर्थ है और उपराष्ट्रपति भी नहीं उस समय अगर नहीं कहीं किन्हीं कारणों से सारे रूप से जो है छुट्टी पर है या असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति भी अगर असमर्थ है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का पद दिया जा सकता है। एक बार ऐसा हुआ था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनाया गया था। एक बार जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दिए थे तो उपराष्ट्रपति को बनाया गया था, उपराष्ट्रपति भी अपना राष्ट्रपति का पद संभालने में असमर्थ थे, तो असमर्थ होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का पद बनाया गया था। और वह कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति के न रहने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाया गया, आप कमेंट बॉक्स में इसको आप जो है नोट दिए हमको कमेंट करिएगा और बताइएगा कि किस व्यक्ति को, किस सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश को राष्ट्रपति का पद दिया गया है, वो कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला, राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए, ऐसे तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति एक संविधान में एक मुहर के समान होता है, मगर उसकी संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति तो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, समस्त शक्तियां उसके इर्द गिर्द होती हैं, वहीं कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, लेकिन उसकी प्रधान होता है मगर वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। जब वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं तो लेकिन समस्त कार्यपालिका शक्ति समस्त कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा या मंत्रिपरिषद के कैबिनेट द्वारा या विभागों द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं, जैसे विधायी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां। तो इन्हीं सब शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक पहला हेडिंग है कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। तो पहला है प्रशासनिक शक्तियां। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां क्या क्या होती हैं। प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों को नियुक्त करने तथा उन्हें हटाने के अधिकार प्राप्त है। पहला, इसमें क्या है, राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है। देखिए, इसको एक बार आप लोग स्पष्ट एक सरल भाषा में समझिए कि अनुच्छेद 53 में कहा है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 में। और अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च कार्य राष्ट्रपति के नाम से
या उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा या फिर उनके विभागों द्वारा किया जाएगा। लेकिन कार्य, कोई भी कार्य किया जाएगा तो राष्ट्रपति का ही सिग्नेचर होगा, राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। उसके सारे भी, जैसे कि भारत का सर्वोच्च, जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि व्यवहारिक भाषा में अगर हम समझते हैं तो ये घर है, घर में एक मुखिया होता है और प्रधान होता है। तो प्रधान जो घर का मुखिया होता है तो सारा काम, सारा जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। लेकिन कंधों पर होने के बावजूद वो राष्ट्रपति को सारा काम कर नहीं पाता, इसलिए अपने कुछ कामों को घर में कुछ लोगों को बांट देता है। और जितने भी लोग लोगों के द्वारा लोगों को बांटने के बाद वो सभी लोग अपने अपने कार्यों का अपने जो अधिकार क्षेत्र में होता है कार्य, वो काम करते हैं। लेकिन कार्य करने में लास्ट की मुहर जो होती है वो घर के गार्जियन के नाम से ही होती है, घर के गार्जियन के नाम से ही वो कार्य किया जाता है। उसी तरह से अनुच्छेद 77 में कहा गया है, अनुच्छेद 77 में कहा गया कि राष्ट्रपति की समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, या उनके मंत्रालय करे या फिर उनके विभाग करे, लेकिन जो है राष्ट्रपति के नाम से, अनुच्छेद 77 के द्वारा ही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। तो प्रशासनिक शक्तियां क्या हैं? प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति देश को सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति तथा उन्हें से हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है। किन किन अधिकारियों की नियुक्ति करता है? पहला, भारत के प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद को। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसमें समस्त जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में आपका जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री आ जाएंगे, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आ जाएंगे और उप मंत्री आएंगे, सबकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। चौथा, उच्च न्यायालय एवं सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पांचवा, सभी राज्य के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग जो IAS की भर्ती करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। SC/ST आयोग के विशेष अधिकारियों, SC/ST आयोग के जो होते हैं, जो विशेष अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। एक नोट है, राष्ट्रपति को सभी अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं अपने विवेक से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद के सलाह से करनी पड़ती है। देखिए, भारतीय संसदात्मक शासन प्रणाली में कहा गया है कि भारत की समस्त शक्तियां कार्यपालिका में निहित होती हैं और भारत का वैधानिक कार्यपालक राष्ट्रपति होता है, मगर वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति सभी प्रशासनिक कार्य यानी नियुक्तियां, पद से हटाना, नियुक्त करना राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो अपने स्वयं विवेक से नहीं करता है, वो मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह से यानी मंत्रिपरिषद के सलाह से किसी को भी पद पर नियुक्त कर सकता है, किसी को भी पद से हटा सकता है। कुछ पदों की नियुक्ति करने के लिए, जैसे सर्वोच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी पड़ती है। सबकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति करता है, मगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेकर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, कुछ राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां होती हैं, उसके बारे में है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति होता है। राष्ट्रपति को किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शक्ति स्थापित करने की शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो या हमारे पड़ोसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो, तो उस देश के साथ युद्ध के समय उसको स्थगित करने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है। या फिर कोई देश के साथ हमारे देश पर दखल अंदाजी करे तो उसके साथ युद्ध करने के लिए राष्ट्रपति ही आदेश देता है, राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार होता है।
अनुसार होता है, या भारत के राष्ट्रपति भारत में किसी भी आपातकालीन शक्तियां, यानी अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकालीन शक्ति लगानी हो, आपातकाल लगाना हो, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। यही प्रशासनिक कुछ सैन्य शक्तियां दी गई है। तो राष्ट्रपति को किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शक्ति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, किंतु यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर अनौपचारिक शक्ति होती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना अपनी सैन्य शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति तो होता है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाए इस कारण से भारत में राष्ट्रपति अपने जितने भी सैन्य शक्तियों का प्रयोग होता है वो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करता है। मंत्रिपरिषद के अगर मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा, मंत्रिपरिषद कहेगी कि हाँ आप उस देश के साथ युद्ध करना जरूरी हो गया है, या उस स्थिति में, जिस समय स्थिति में भारत में या भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, तो उस पर कब विराम लगाना है, तो मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद सलाह लेगा, तभी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही वो कार्य करेगा। अपने स्व विवेक से वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव उसका चुनाव होता है। भारत का जो वास्तविक शक्ति जिसके हाथों में होती है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, वो जनता द्वारा होता है। जब जनता द्वारा होता है तो लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जनता जिसको प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, तो समस्त उस देश की या उस राज्य की समस्त शक्तियां उस व्यक्ति के हाथों में आ जाती है। तो यही राष्ट्रपति औपचारिक भारत का कार्यपालक होता है, और प्रधानमंत्री एक वास्तविक कार्यपालक होता है। तो आज की क्लास समाप्त होती है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नमस्कार।